कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, जो हम लोग एमसीक्यू की सीरीज़ कर रहे थे, इसमें हम लोगों की 3 क्लास पहले ही आ चुकी है, जिसमें शुरू के 2 क्लास में मैं केवल पंचायती राज के एमसीक्यू करवाया था। उसके बाद पंचायती राज और संविधान की तीसरी क्लास में एमसीक्यू करवाया, और उसी तरीके से आज भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट संविधान के और पंचायती राज के एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो आपके आगामी जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, आपका आरआई हो, जो भी पेपर आने वाला है, या एडीओ हो, या टीटी का पेपर आने वाला है, उसमें भी संविधान के क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो सारे पेपर के दृष्टिकोण से आपका व्यापम और पीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास, क्योंकि आपको न सिर्फ मैं एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट है, अगर आप थ्योरी पढ़ लिए तो आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर जो थ्योरी नहीं पढ़े हैं उसको बहुत सारी चीज़ें जानकारी जानने के लिए मिलेंगी। 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन का जितना भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, मैं सारी देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप आगे के पेपर में गलती न करें। देखिए, एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले थ्योरी पढ़िए और उसके बाद एमसीक्यू आप सॉल्व करिए, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी थ्योरी टॉपिक उठाते हैं, थ्योरी के बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करना ही है। आप संविधान से रिलेटेड ही कम से कम 500, 700, 1000 क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए, एमसीक्यू करके जाओ आप लोग, तब आपको संविधान का बनेगा। तो संविधान का जो भी स्टूडेंट थ्योरी का लेक्चर देखना चाहते हैं, वो आप थ्योरी का लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वो पूरा प्लेलिस्ट मैंने पढ़ाया हुआ है संविधान का, वो जाके देख सकते हैं। पंचायती राज का अगर देखना चाहते हैं तो पंचायती राज का भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पूरा डला हुआ है। उसके बाद मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, आप लोग का प्यार इस सीरीज़ को मिलेगा, हमारे चैनल को मिलेगा, और आप लोगों का बेनिफिट होगा इससे। तो देखिए, एक क्वेश्चन आ रहा था कॉमन क्वेश्चन की एडीओ की वैकेंसी कब आएगी करके, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि आप लोग को इतनी उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो तैयारी करते आए हैं, मैंने ग्रामीण विकास आजीविका पूरा कंप्लीट करा दिया है, पंचायती राज पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो आप लोग उस चीज़ को देखे होंगे। जो तैयारी कर लिए हैं वो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी जो आपको लग रहा है उचित, उस एग्जाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि एडीओ का सिलेबस ग्रामीण विकास और आजीविका को छोड़ दें तो बाकी व्यापम के एग्जाम के बराबर ही उसका सिलेबस है। तो आजीविका और ग्रामीण विकास को थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, अब आप ज़्यादा समय मत दीजिए। बाकी सब्जेक्ट तो कॉमन है, तो उसका तैयारी करिए आप। रही बात कि वो एग्ज़ाम कब आएगा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से वो मिनिस्टर का सिग्नेचर होकर वो डॉक्यूमेंट चल दिया है वित्त विभाग से जैसे ही उसको स्वीकृति मिलेगी, वो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय फिर से, और उसके बाद वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा। व्यापम को जाएगा, फिर नोटिफिकेशन जारी होगा। कब जारी होगा इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ बोला नहीं जा सकता जब तक ऑफिशियल जानकारी कुछ आ नहीं जाती है। बाकी हवा में बात करना अच्छा नहीं होगा, वो आप लोग के लिए भी उचित नहीं होगा, हमारे लिए भी उचित नहीं होगा। तो जब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता है, आप लोग अपनी तैयारी दूसरे एग्जाम्स की अगर करना चाहते हैं तो कॉमन सिलेबस है, आप लोग जारी रखिए। ग्रामीण विकास और आजीविका बस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इसमें, जिसकी तैयारी आप कर चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट कर चुके होंगे, तो वो लोग करते रहिए, है ना। तो उसके बारे में तनाव लेने का एकदम जरूरत नहीं है। और अगर स्टूडेंट आप लोग चाहते हो कि जब आएगा तब तैयारी करेंगे, तो आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं क्लास ले रहा था तब भी बोला था कि आपका पेपर नहीं निकलने वाला है, साफ बात है वैसे में, क्योंकि जैसे ही आप टीटी का पेपर देख लो, 18 तारीख को पेपर है, कितना शॉर्ट ड्यूरेशन में पेपर ले दिया। जिन लोग को पता नहीं था वो लोग को समय तैयारी करने का भी टाइम नहीं मिला। तो इसी तरीके से जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग को समय नहीं मिलेगा, 30 से 40 दिन का समय मिलेगा, जिसमें कुछ नहीं होता है तैयारी इतने सब्जेक्ट्स का। तो तैयारी करके रखिए, जब भी आएगा आप एकदम रिवाइज करके बिल्कुल तनाव मुक्त होकर कॉन्फिडेंस से पेपर दीजिए। आपका मैं विश्वास के साथ आपको बोलता हूं कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे अगर आप पहले से प्रिपेयर रहते हैं। एग्जाम उसी का निकलता है जो पहले से प्रिपेयर रहता है। एग्जाम आएगा, ये कंफर्म है। कब आएगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के पहले कुछ बोला नहीं जा सकता है। क्लियर एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का।
तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे कंटेंट MCQ और कुछ थ्योरी पोर्शन भी ला सकूं। तो आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, आप लोग भी अपने दोस्तों में शेयर करिए इसको, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाऊंगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पर साइड में, तो आप लोग उसको देखिए। वीडियो को पॉज करना है तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन का अटेम्प्ट करिए, लगाइए और उस वीडियो को प्ले करिए और वीडियो को फिर आंसर देखिए। तो आप लोग लगा सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी भी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर वह पद से हटाया जा सकता है? पहला, वह साक्षर नहीं है और 40 वर्ष की आयु का है। दूसरा, पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में वह नियोजन स्वीकार कर लिया है। तीसरा, वह पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है। चौथा, वह पंचायत के प्रस्तावों का हमेशा विरोध करता है। पांचवा, वह 6 माह में आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहता है। छठवा, वह किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। अब आपको बताना है ऑप्शन ए 1 4 5 6 1 3 4 6 2 3 5 6 2 3 4 5। तो इसमें से सही क्या है ये बताना है आपको। ठीक, तो देखिए वह साक्षर, पहला ऑप्शन क्या है, अपन एक एक करके डील करते जाते हैं। वह साक्षर नहीं है और 40 वर्ष की आयु का है। देखो साक्षर नहीं है, 40 वर्ष की आयु का है, तो 40 वर्ष की आयु का है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साक्षर नहीं है और 40 वर्ष की आयु का है तो कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु कितनी वर्ष होती है? 21 वर्ष होती है। 21 वर्ष चुनाव लड़ने की मिनिमम आयु हो सकती है। तो 21 वर्ष से अगर वो ज़्यादा का है यानी 40 वर्ष का है, तब उसको हटाया क्यों जाएगा? वो तो लड़ सकता है चुनाव, है ना, पद के लिए निर्वाचित हुआ है तो चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के बाद निर्वाचित अगर हुआ है तो 40 वर्ष का आयु का तो है, वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, उसको पद से हटाया नहीं जा सकता। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या दिया है? पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार कर लिया है। पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी का मतलब कोई वकील है और पंचायत के विरुद्ध कोई चुनाव लड़ रहा है, मतलब कि कोई केस लड़ रहा है, तो उस नियोजन को स्वीकार कर लिया है। ठीक, नियोजन मतलब क्या होता है? एक तरीके का काम। तो उस नियोजन मतलब होता है नियुक्ति। तो कोई विधि व्यवसायी मतलब कि विधि का व्यवसाय करने वाला, मतलब कानूनी वकील अगर है और पंचायत के खिलाफ ही क्या है, अगर कहीं वह उसको पंचायत के खिलाफ कोई केस लड़ रहा है, तब उसको क्या किया जा सकता है? नियोजन स्वीकार कर लिया, तब उसको हटाया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये केस में उसको हटाया जा सकता है जब वह वकील है और पंचायत के खिलाफ अगर केस लड़ रहा है तब उसको हटाया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा को देखिए, वह पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है। ठीक, तो 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो भी उसको हटाया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही होगा। पंचायत उसको हटाया जा सकता है अगर 3 तो लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा तो हटाने की कार्यवाही चालू कर दी जाएगी। ठीक है, तो उसको हटाया जा सकता है, तीसरा भी सही होगा। चौथा, वह पंचायत के प्रस्तावों का हमेशा विरोध करता है। तो विरोध जो है वो अधिकार होता है। ठीक है, आप आलोचना कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हटाना नहीं होगा उसमें। तो चौथा गलत है। पांचवा, वह 6 माह से अधिक के लिए पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहता है। तो पांचवा बिल्कुल सही है। अगर वो 6 माह से अधिक समय के लिए पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। और छठवा, वह किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। तो बिल्कुल सही है। अगर शासकीय भूमि, सरकार की भूमि है, उस पर अतिक्रमण किया है तब भी उसको हटाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त चुनाव कब नहीं लड़ सकता? तो अगर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता यदि वो दिवालिया घोषित हो गया है तब चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वो लाभ का पद धारण कर लिया है, अब लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद का मतलब कोई सरकारी अधिकारी, सरकार का कोई पद यानी सरकारी कर्मचारी है तो लाभ का पद है। लाभ का पद धारण कर लिया तब चुनाव नहीं लड़ सकता, अगर चुनाव लड़ने के बाद की बात करें। ठीक, अगर वो दिवालिया घोषित हुआ है तब नहीं लड़ सकता। उसको भारतीय दंड संहिता 1955 के तहत 55 के तहत कोई दोषी करार दिया गया है और उसको है ना दोषी सिद्ध हुए, क्या 5 वर्ष का समय नहीं हुआ है दोषी करार दिए हुए, तब भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो काफ़ी सारे नियम कानून हैं। 21 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाता है और वोट देने के लिए आयु है 18 वर्ष। तो इसको भी याद रखना, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। 21 वर्ष की आयु में 21 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुका व्यक्ति ही 21 वर्ष का है या 21 वर्ष से ऊपर का है तभी वो चुनाव लड़ सकता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, और विधि वही शौचालय उसके इसमें होना चाहिए, तब वो सरपंच के केस में होता है वो, तो ये ध्यान रखना शौचालय भी होना चाहिए तभी केस लड़ सकता, मतलब कि चुनाव लड़ सकता है। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका 2 3 4 6। आंसर क्या आ जाएगा? 2 3 5 और 6। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? 2 3 5 6 है सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है?
मान लीजिए कि एक ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में विचाराधीन है, विचार चल रहा है। ग्राम पंचायत में कुल 18 सदस्य हैं और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य की संख्या 12 है और 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं। ठीक, तो क्या बोल रहा है, अगर 18 सदस्य हैं, कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य की संख्या कितनी है, 18 सदस्य हैं और उपस्थित तथा मतदान करने वाले, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, बोल रहा है उपस्थित तथा मतदान करने वालों की सदस्यों की संख्या 12 है। अब देखो, उसमें से 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं, कुल सदस्य की संख्या। अब यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव अगर विचाराधीन है तो पारित कराने के लिए मैं क्या बताया था आपको, उपस्थित तथा मतदान करने वालों, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की उपस्थित तथा मतदान करने वालों सदस्यों का 3/4 बहुमत, 3/4 बहुमत कुल सदस्यों की तत्समय निर्वाचित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का गठन करने वाले कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक होना चाहिए। मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के गठन जिससे होता है, जिनसे मिलकर गठन होता है इनका, ग्राम पंचायत का गठन में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, पिछले क्लास में भी बताया था, पहले थ्योरी में बताया था। ग्राम पंचायत सरपंच और पंच से मिलकर बनता है, जनपद पंचायत में विधायक भी शामिल होते हैं, सदस्य भी शामिल होते हैं, जनपद अध्यक्ष भी शामिल होता है, तो ये सारे लोग, और ग्राम पंचायत के 1/5 सरपंच, 20% सरपंच चक्री क्रम में शामिल होते हैं। तो सारे जिनसे मिलकर जनपद पंचायत बनता है और सारे लोग जिनसे मिलकर जिला पंचायत बनता है, तो उन कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत गिनेंगे। उससे ये मतलब ये जो है वो इससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले कितने हैं यहाँ, 12, तो 3/4 करो, 4×3 12, मतलब 3×3 9, ये 9 है। और यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, बोल रहा है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों, नहीं, उपस्थित तथा मतदान करने वाले 12 हैं, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 18, कुल सदस्य की संख्या कितनी है, 18, तो 18 कुल सदस्य की संख्या के 2/3 देखते हैं, मतलब 3 छक्के 18, ये कितना हुआ, 12, 6 दूनी 12 हुआ ये। अब ये ज़्यादा होना चाहिए, ये जो है वो ज़्यादा होना चाहिए इससे, तब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव ये ज़्यादा है क्या, ये नहीं है, ये कम है, मतलब ये केस है, तो ये केस में तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी है सरपंच अपनी निर्णायक शक्ति का प्रयोग करेगा, ऑप्शन डी है प्रकरण जनपद पंचायत को भेजा जाएगा। तो ऑप्शन बी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित कब होता, जब उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 3/4 बहुमत अर्थात ये इससे ज़्यादा हो जाता अगर, तब ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक, चलो अब यहाँ पर 11 को भी अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अब यहाँ पर 11 लोग भी अगर कहीं उपस्थित तथा मतदान करने वाले 11 लोग मतदान कर रहे हैं, तो 3/4 बहुमत अगर इसका गिनेंगे तो भी ये कम है, ये ज़्यादा है, तब भी पारित नहीं होगा। ठीक, तो ये सिचुएशन में ये ऑप्शन आ जाएगा बी, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। चलो समझ गए इसको क्लियर पूरा अविश्वास प्रस्ताव कैसे होता है। तीसरा नंबर, पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूं, उसके बाद आप ये सवाल को लगाइएगा तो पूरा आपका सवाल जो है वो नहीं छूटेगा, बन जाएगा। ठीक है, देखो क्या हुआ, सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन लाया गया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को क्या देता था, संवैधानिक मान्यता देता था। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 1993 में लाया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1992 में लाया गया, 1993 में पारित हुआ। उसके बाद आया आपका मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, तो इसको बाद में देखते, पहले इसी को देखते हैं। देखो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ। कोई भी अधिनियम लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में पारित होता है, और जब राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर करता है तब वो कानून का रूप लेता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संवैधानिक मान्यता देने के लिए पंचायती राज को तीसरे स्तर के रूप में, प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता देने के लिए लाया गया था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डाल दिया गया कि संवैधानिक रूप से उसको मान्यता दे दिया गया। 22 दिसंबर 1992 को ये लोकसभा में पारित हुआ। 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पारित हुआ। उसके बाद
23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को ये आपका राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ, और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया पूरे देश में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया। इस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा और पीवी नरसिम्हन राव जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे। इसमें 11वें अनुसूची में जोड़ा गया, इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और भाग 9वें भाग में 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया, इसको दर्जा दिया गया, मतलब इसको स्थान दिया गया। ठीक, तो ये हो गया आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की भी जरूरत पड़ती है। मतलब अगर कहीं जीएसटी जैसे कि केंद्र सरकार ने लागू कर दिया लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन राज्य की विधानसभा में जब तक वो पारित नहीं हो जाएगा तब तक राज्य में लागू नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि मुझसे क्वेश्चन भी आया था कमेंट सेक्शन में कि ये जो आपका जो आप वो बनवाते हैं EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला सर्टिफिकेट, वो केंद्र सरकार का जो भी भर्ती निकल रहा है जैसे कि रेलवे का भर्ती है उसमें आपका काम आएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में काम नहीं आएगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पारित नहीं किया है। ठीक है, तो वो आपका काम नहीं आएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इसी तरीके से राज्य में भी लागू करना पड़ता है। तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले इसको लागू किया। इसको क्या क्या लागू किया, इसको 73वां संविधान संशोधन को अपनी विधानसभा में सबसे पहले पारित करवाया किसने, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। मध्य प्रदेश ने कब इसको अपनी विधानसभा में पारित करवाया, 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये पारित हो गया। ठीक, उसके बाद आपका 24 जनवरी 1993 को राज्यपाल का दस्तखत हो गया। इसमें राज्यपाल ने इसमें साइन कर दिया। तो विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल जब दस्तखत करते हैं तभी ये कानून का रूप लेता है। तो अब ये विधानसभा में पारित हो गया कहाँ, आपका मध्य प्रदेश के। और उसके बाद 25 जनवरी को ये राजपत्र में प्रकाशित हो गया, राजपत्र में। अब देखो इस समय तत्समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो इसको छत्तीसगढ़ में और पारित करवाने का जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि वो एरिया एक था, वहां पारित पहले ही हो चुका है। छत्तीसगढ़ ने क्या किया, इसी पे जहां पर मध्य प्रदेश लिखा हुआ था, पंचायती राज अधिनियम में जहां पर मध्य प्रदेश लिखा हुआ था, मध्य प्रदेश ने उसको पारित करवाया था, वहीं पर कॉपी करके छत्तीसगढ़ कर दिया बस। और सेम हूबहू उसको छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया। जहां पर मध्य प्रदेश लिखा है वहां पर छत्तीसगढ़ कर दिया। तो विधियों का अनुकूलन आदेश छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, विधियों छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। अब यहां पर विधियों का अनुकूलन आदेश क्यों कहा जाता है, विधियों का अनुकूलन आदेश। विधि मतलब कानून, उसका अनुकूलन करना मतलब उसका पालन करना, उसको सेम अनुकूलन करना, उसको कॉपी करना मतलब। तो विधियों का अनुकूलन आदेश छत्तीसगढ़ में कब बना, 7 जून सन 2001 को बना। विधियों का अनुकूलन आदेश छत्तीसगढ़ में लागू कब हुआ, 18 जून सन 2001 को लागू हुआ। विधियों का अनुकूलन आदेश क्या हुआ, 18 जून को विधियों का अनुकूलन आदेश लागू हुआ। कब से लागू किया गया, 18 जून 2001 को लागू तो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि इसको क्या करेंगे, 1 नवंबर सन हम क्या करेंगे, इसको 1 नवंबर सन 2000 से लागू करेंगे। मतलब पारित तो लागू तो 18 जून 2001 को हुआ, ठीक है। लागू कब हुआ आपका, 18 जून, विधियों का अनुकूलन आदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ 18 जून 2001 को। एक सेकंड है, विधियों का अनुकूलन आदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हुआ कब, 18 जून 2001 को। और लागू कब हुआ, 1 नवंबर सन 2001 को इसको लागू किया गया। लेकिन 1 नवंबर 2001 को लागू करने के समय ये कहा गया कि ये बैकडेट से लागू करेंगे इसको। मतलब 1 नवंबर सन 2000 से छत्तीसगढ़ बना है, अस्तित्व में आया है, तो हम इसको क्या करेंगे, बैकडेट से लागू करेंगे। मतलब पंचायती राज जो है छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर सन 2000 से लागू करेंगे इसको।
तो ये 1 नवंबर 2000 से लागू किया गया छत्तीसगढ़ में। समझ में आया कैसे कैसे भारत में लागू होती है 73वां संविधान। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, मध्य प्रदेश ने उसको पारित करवाया और उसी को कॉपी कर दिया छत्तीसगढ़ ने। तो ये सारी चीजें पूछ चुकी हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखिएगा, सारी डिटेल में आपको बता दी हूं। ठीक, 15 अध्याय हैं, 132 धाराएं हैं, 4 अनुसूची है। पंचायती राज में 15 अध्याय हैं, 132 धारा है, 4 अनुसूची है, इसको भी याद रखना, एक बार इसको भी पूछा है। अब ये सवाल को बनाओ। पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था। पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। देखो पंचायती राज अधिनियम, इसको 1994 बोलेंगे, ठीक है, 1994, 93 में आया, 1994 मूलतः पारित किया गया था, इसको बोलेंगे 1994, तो असही है, असही है। उसके बाद देखो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की। मैं क्या बताया, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने क्या किया, 24 जनवरी 1993 को, एक सेकंड, 1993 में आया, 24 जनवरी ये 1994 होगा, ठीक है, 1994 होगा, 93 के बाद 1994, 24 जनवरी 1994, 25 जनवरी 1994, ठीक है, 1994। तो 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल ने इसको स्वीकृति प्रदान की, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने, तो ब सही आ जाएगा, ठीक है, ब सही होगा। उसके बाद स देखो, इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1 नवंबर सन 2000 से प्रभावशील किया। मैं क्या बताया, इसको अंगीकृत किया, लेकिन क्या किया, 1 नवंबर सन 2000 से प्रभावशील किया, तो इसमें स भी सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए द, यह 1 नवंबर 2000 को अधिसूचित किया गया, नहीं, अधिसूचित 1 नवंबर 2000 को नहीं किया गया था। विधियों का अनुकूलन आदेश, ये गलत है ऑप्शन, तो द गलत हो जाएगा। ई, इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पुनः पारित किया। मैं क्या बताया आपको, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पुनः पारित नहीं किया, मध्य प्रदेश का कॉपी कर दिया, जहां पे मध्य प्रदेश लिखा था वो छत्तीसगढ़ लिख दिया, ई भी गलत हो गया। अब आप देखिए, इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। राष्ट्रपति को क्यों स्वीकृति प्रदान करेगा, पंचायती राज अधिनियम, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में राष्ट्रपति क्यों स्वीकृति प्रदान करेगा, 73वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान किया था। यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है। विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है, जो 1 नवंबर 2000 से लागू है, तो प सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया, अ ब स प, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। एक एक ऑप्शन आपको समझ में आया अच्छे से। विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाया, जो बैक डेट से जिसको लागू किया गया 2000 से। क्लियर, एकदम समझ में आ गया, एक एक पॉइंट एकदम पूरा यहाँ पर डिटेल डिस्कस कर दिया हूँ। चलो चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सरपंच या उपसरपंच के विरुद्ध गठन की कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पॉइंट आउट करना, नहीं लाया जा सकता। सरपंच और उपसरपंच के विरुद्ध कब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। एक क्वेश्चन, हाँ इसको ध्यान रखना। तो कब कब नहीं लाया जा सकता, पहला कंडीशन, पद धारण करने के 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। पद धारण किया, मान लो जाए आज के डेट में आप देखिए 8 नवंबर सन 2022 को पद धारण किया, 8 नवंबर 2023 तक नहीं लाया जा सकता। दूसरा कंडीशन ये है कि मान लो जाए एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अब देखो 10 नवंबर क्या लाया गया, 10 नवंबर 8 नवंबर 2022 को पद धारण किया है, तो 8 नवंबर 2023 तक नहीं लाया जा सकता, 1 साल तक पद धारण करने के। अब 10 नवंबर 2023 को ला लिया गया और यह पारित नहीं हुआ, यह पारित नहीं हुआ, तो फिर 10 नवंबर 2024 तक नहीं लाया जा सकता। मतलब अगर कहीं ले आए और वो पारित नहीं हुआ, तो अगले 1 वर्ष तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगर वो पारित नहीं हुआ तब अविश्वास प्रस्ताव दोबारा नहीं लाया जा सकता। अगर वो पारित हो गया तब जो नया, उसके बाद फिर से चुनाव होगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो जो नया पंचायत का गठन होगा वो शेष कार्यकाल के लिए रहेगा। तो जो नया सरपंच या पंच, ये जो अविश्वास प्रस्ताव जो नया सरपंच या उप सरपंच है, उसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव उसके पद धारण करने के 1 साल तक नहीं लाया जा सकता। ठीक, ये भी याद रखना। अंतिम 6 माह में नहीं लाया जा सकता, अंतिम 6 माह में भी नहीं लाया जा सकता। तो ये 3 कंडीशन है। अब इसमें बताओ, ऑप्शन नंबर ए 6 माह की अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष की अवधि तक, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष की अवधि तक, ऑप्शन नंबर डी 2.5 वर्ष की अवधि तक, ऑप्शन नंबर ई 1.5 वर्ष की अवधि तक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 वर्ष की अवधि तक। ये वाला 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता, तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका बी। तो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये एक बार और लिया था इस सवाल को, लेकिन कुछ डाउट हो सकता है आपके मन में रहा होगा। तो दूसरे नंबर पे पेंच फंसता है, देखना। देखो, एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तब फिर उसको
पारित नहीं हुआ तो 1 वर्ष तक दोबारा नहीं लाया जा सकता। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष की अवधि तक नहीं लाया जा सकता। पांचवा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखो, अनुसूचित क्षेत्र का सिस्टम ही अलग रहता है, वहां पर गणपूर्ति भी अलग होती है, वहां पर का आरक्षण भी अलग होता है अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा का, और उसकी अध्यक्षता भी कोई और करता है। अब पढ़ो इसको। ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम पंचायत का उप सरपंच, ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति। देखो, ग्राम सभा में जो अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा है वहां पर अध्यक्षता कौन करता है ना, तो अध्यक्षता कौन करेगा? जो उस समय वहां पर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होगा। भाई अनुसूचित क्षेत्र है ना, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा है, तो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का ही कोई व्यक्ति करेगा। अनुसूचित जन, वहां पर सभा में जितने लोग बैठे होंगे उतने ही वही लोग आपस के बीच से, अपने बीच से किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे। एसटी व्यक्ति को ध्यान रखना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो एकदम, एसटी ही होना चाहिए। एससी भी नहीं चलेगा, ओबीसी भी नहीं चलेगा, जनरल भी नहीं चलेगा, एसटी ही होना चाहिए। ठीक, तो अनुसूचित जनजाति समूह का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का, अपने बीच से चुनेंगे। तो ग्राम पंचायत का सरपंच, ये अ तो गलत हो गया, ब ग्राम पंचायत का उप सरपंच गलत है, स ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति व्यक्ति, स सही है। आंसर क्या आएगा? ये आंसर आ जाएगा स। उसके बाद देखो, द ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, नहीं कोई भी सदस्य थोड़ी हो सकता है, तो द नहीं आएगा। ठीक है, द, अच्छा द भी आएगा, तो ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, तो द भी इसका आंसर आएगा, द भी इसका आंसर आएगा। सदस्य तो होगा ही, वो अनुसूचित जनजाति का जो व्यक्ति होगा वो ग्राम सभा का सदस्य तो होगा ही ना, तो वो भी। और एक सदस्य जो ग्राम सभा का सदस्य नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ई। और ये और एक क्या दिया हुआ है? सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का ही एक व्यक्ति। अब देखो, अब यहां पर क्या आ जाएगा? ई भी सही होगा, अनुसूचित जनजाति का ही एक व्यक्ति, ध्यान रखना, ई। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलो, तो ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कई सारी जानकारी आज जानने के लिए मिली होगी पंचायती राज से संबंधित। अब हम लोग संविधान का जो क्वेश्चन है वो लेना स्टार्ट करते हैं। तो छठवां क्वेश्चन देखिए, संविधान का है। संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं है बोलता है, अंडरलाइन कर लिया करो नीचे। ठीक है, तो संसद की संरचना में मैं आपको समझा देता हूं। तो लोकसभा के कंडीशन में अगर आप देखें, लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेस हैं वहां पर। तो लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या सैंक्शनड कितनी है? 552 सैंक्शनड। ये सैंक्शनड क्यों बोल रहा हूं ये बताऊंगा मैं आपको, भी ध्यान से समझो। 552 सदस्य हैं, उसमें से कितने होने चाहिए बोला गया है? संविधान में कितना लिखा हुआ है? 530। 530 स्टेट से होने चाहिए, 530 स्टेट से, राज्य द्वारा चुने हुए होने चाहिए लोकसभा सदस्य, जिसको आप लोग वोट करेंगे, हम लोग वोट करेंगे। 20 सदस्य क्या होने चाहिए? यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से होने चाहिए। और 2 कितने होने चाहिए? 2 सदस्य जो होने चाहिए वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होने चाहिए। क्या? नॉमिनेटेड, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 2 का पावर दिया गया है, तो 530 20 50 और क्या हो गया? 2 552 हो गया। लेकिन ये क्या है? ये सैंक्शनड है, मतलब बोला गया है कि इतने होने चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में अलॉट कितना किया गया है? कई जगह पे सीटें नहीं है, तो अलॉट की इतना किया गया है 545। 545 सीटें अलॉट की गई हैं। कितनी की अलॉट की गई है? 545। तो वर्तमान में अभी लोकसभा सदस्य की संख्या, मतलब लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 545। कुछ सीटों को खाली छोड़ा गया है। 545 में अगर आप देखें तो अब इसको डिवाइड करो, तो 530 तो पूरे स्टेट से आएंगे, राज्यों से आएंगे, राज्य से गए हुए हैं। 530 सदस्य लोकसभा सदस्य हैं अभी। 13 यूनियन टेरिटरी से गए हुए हैं, और 2 जो है वो नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड है। इसको भी ये ध्यान रखना आप। एक चीज और, 104वां संविधान संशोधन अभी लाया गया है, 104वां संविधान संशोधन लाया गया। 104वां संविधान संशोधन में ये जो 2 नॉमिनेटेड है ना, लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभा में। विधानसभा में जैसे कि 60+1 है अभी वर्तमान में, छत्तीसगढ़ में कितने? 90+1,
तो ये एक एंग्लो इंडियन रहता है ना, आंग्ल भारतीय उनका भी प्रतिनिधित्व करने के लिए रहता था। तो विधानसभा में इसको समाप्त कर दिया गया है और लोकसभा में भी ये 2 सीट जो है एंग्लो इंडियन उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो अब 104वां संविधान संशोधन से इसको भी खत्म कर दिया गया है, ध्यान रखना। लेकिन पहले के सिचुएशन में ये सिचुएशन होता था। ये पूरा कंडीशन है लोकसभा का। राज्यसभा का भी मैं बता देता हूं आपको। 252 कितने 252 सैंक्शनड हैं, इतने होने चाहिए, संविधान में बोला गया है। अब 252 का मतलब क्या हुआ आपका 230 क्या स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से, 238 सदस्य स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से, और 12 सदस्य जो हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होने चाहिए। लेकिन सैंक्शनड कितने हैं, तो सैंक्शनड है इसे यहाँ पे 245 कितने हैं सैंक्शनड है, अलॉटेड है, बाकी को खाली छोड़ा गया है। अब ये 245 अलॉटेड है, मतलब यहाँ पर आप गिन लो। अब 233 जो हैं स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी से गए हुए हैं और 12 सदस्य जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं। 12 सदस्य क्या है नॉमिनेटेड है। तो 245 233 और 12 कितना हो गया 245 हो गया। तो ये सिचुएशन है पूरा अभी वर्तमान में, ये वर्तमान सिचुएशन है जिसमें से 2 को याद रखना। 104वां संविधान संशोधन से खत्म कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन और क्या कहता है 10 वर्ष तक क्या करता है अवधि को बढ़ाता है रिजर्वेशन की। ST SC और को जो रिजर्वेशन दिया गया है उनको 10 साल की अवधि को बढ़ाता है। 10 साल के लिए रिजर्वेशन है, फिर से पारित करवाना पड़ेगा, तो 10 साल की अवधि को और बढ़ा दिया गया है। 70 साल था 80 साल कर दिया गया है। तो 104वां संविधान संशोधन इन 2 मायनों में महत्वपूर्ण है, आपके लिए नया है, याद रखिएगा। 2021 में आया है, 2021 में। चलो अब सॉल्व करो इसको, याद सॉल्व हो जाएगा। राज्यसभा कौन सा सही नहीं कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। राज्यसभा 250 से अनधिक सदस्य से मिलकर बनेगी, जबकि लोकसभा 552 से अनधिक सदस्य से मिलकर बनेगी। ए बिल्कुल सही है, लेकिन हमको क्या चूज करना है जो गलत है उसको। बी राज्यसभा 238 से अनधिक सदस्य से मिलकर बनेगी, और राज्यसभा 238 से अनधिक सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के होंगे। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के होंगे 238 सदस्य, ये तो सही है। जबकि लोकसभा में 530 से अनधिक सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र से होंगे। लोकसभा में 530 सदस्य राज्य से होंगे और 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी से होंगे। लेकिन यहां लिखा क्या है लोकसभा में 530 सदस्य राज्य और केंद्र शासित से होंगे लिखा है, जो कि गलत है। इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का गलत आंसर, क्योंकि राज्यसभा में लोकसभा में राज्य से 530 होंगे, यूनियन टेरिटरी से 20 होंगे। टोटल समझ गया कैलकुलेशन। यहां पर दोनों को मिला के 530 होंगे बोल दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 से अधिक सदस्यों को नॉमिनेटेड किए जाएंगे, जबकि लोकसभा में 2, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, अब ये जब आया था ये क्वेश्चन तब सही है, ठीक, ये आया था जब क्वेश्चन वहां पर ये सही था, अब ये गलत हो जाएगा कंडीशन। और ऑप्शन नंबर डी संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा द्वारा में स्थानों के आवंटन का उपबंध है, जबकि लोकसभा के लिए संविधान में ऐसी कोई अनुसूची नहीं है। तो 4वीं अनुसूची कहती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है, और लेकिन राज्यसभा के स्थानों का आवंटन से, जबकि लोकसभा के स्थानों का आवंटन के कोई नहीं है 4वीं अनुसूची। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी सही आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा गलत है, तो बी ऑप्शन जो है वो गलत है, बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर एकदम। चलो 6वां क्वेश्चन बन गया, सारे बता दिया, ये सारे चीजें आप लोग नोट कर लेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। और निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 7वां नंबर का क्वेश्चन। पहला, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। पहला क्या है, एकदम सही है, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को रेड कारपेट हाउस भी बोलते हैं, राज्यसभा को वरिष्ठों का सदन कहते हैं, यह भी याद रखना। दूसरा, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। 2/3 सदस्य नहीं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में रिटायर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 6 साल का होता है। ऑप्शन नंबर 4, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष नहीं, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए 30 वर्षों की आयु होनी चाहिए न्यूनतम। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम। विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम। उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम। सब बता दिया, याद रखना इसको। निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछा है, तो सही कौन कौन सा है, 1 नंबर 3 नंबर दोनों सही हैं।
तो ए ऑप्शन आ जाएगा केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो क्लियर एकदम। 7वां। 8वां देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पढ़ो इसको, लगाओ इसको। 8वां नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ये अभी बताया हूं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है भैया? 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लोकसभा में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पहले ये न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष, लेकिन अभी उसके बाद फिर 21 वर्ष से उसको क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो लोकसभा में पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन गलत है, ये 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा कथन, वो 18 वर्ष होनी चाहिए। नहीं, 18 वर्ष मतदान देने की आयु है, तो गलत हो जाएगा। मतदान के लिए कितनी होनी चाहिए? मतदान के लिए, मत देने के लिए आप एलिजिबल होंगे 18 वर्ष पूरा करते हैं तब। चुनाव में खड़े होने के लिए एलिजिबल होंगे जब आप 21 वर्ष की आयु पूरी करते हैं तब, किसी भी पद के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो याद रखना। दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा नंबर, मतदान का अधिकार वैधानिक अधिकार है न कि संवैधानिक। आपको डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि वैधानिक और संवैधानिक में क्या अंतर होता है। बताओ, वैधानिक और संवैधानिक में क्या अंतर होता है? देखो, वैधानिक निकाय का मतलब, वैधानिक में क्या आ रहा है? विधान यानी लॉ यानी कानून, मतलब कानून का निर्माण करके जिन संस्थाओं को बनाया गया है, लॉ ला के कानून के तहत जिन संस्थाओं का निर्माण किया गया है, ऐसे निकाय या ऐसे संस्थान होंगे वैधानिक निकाय या वैधानिक संस्थान। जैसे कि मानवाधिकार आयोग, जैसे कि क्या? मानवाधिकार आयोग, इनको कानून बनाकर लाया गया है, तो मानवाधिकार आयोग। अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये सब क्या होंगे? वैधानिक निकाय हैं। उसी तरीके से कई और निकाय हैं जिनका निर्माण कानून बनाकर किया गया है, वो सब वैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय जिनका निर्माण आर्टिकल पे किया गया है, मतलब संविधान के निर्माण के समय निर्माण किया गया, संविधान जब बना तब। दूसरा चीज, उससे संबंधित आर्टिकल है, अनुच्छेद में उनको स्थान दिया गया, संविधान में उनको स्थान दिया गया है, वो होंगे संवैधानिक निकाय। जैसे कि आर्टिकल 315 में यूपीएससी है, आर्टिकल 312 में पीएससी है, स्टेट पीसीएस है, पीएससी है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये क्या है? आर्टिकल 315 में डाल दिया गया है ना। तो जो अनुच्छेद है जिनसे संबंधित, जो संविधान में जिनको लिखित है, वो निकाय कहलाएंगे संवैधानिक निकाय। अब ये क्या बोला है? मतदान का अधिकार वैधानिक अधिकार है न कि संवैधानिक। तो देखो, मैदान वैधानिक अधिकार है न कि संवैधानिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है ना, ध्यान से थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, मतदान की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3, मतदान का अधिकार वैधानिक अधिकार है न कि संवैधानिक, ये आंसर गलत होगा। तो मतदान का अधिकार जो है, मतदान का अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है ना, कानूनी अधिकार है मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार। ठीक है, मतदान का अधिकार कौन सा अधिकार है आपका? कानूनी अधिकार है। और कौन सा? और आपका कौन सा? देखो, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार कौन सा अधिकार है? राजनैतिक अधिकार है। मूल अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार है। इसी का तरीके से अपन राज्य की नीति के निदेशक तत्व अगर कहीं बोलेंगे तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ये एक राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार। राज्य की नीति के निदेशक तत्व कौन सा अधिकार है आपका? राज्य की सामाजिक और आर्थिक अधिकार है, सामाजिक और आर्थिक अधिकार है। और एक अधिकार है आपका सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। ये सारे पूछ चुका है ना। सूचना का अधिकार कौन सा अधिकार है आपका? एक विधिक अधिकार है आपका, विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है। विधिक या कानूनी अधिकार है आपका सूचना का अधिकार, विधिक अधिकार। ध्यान रखना इसको। तो मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है, उसके बाद ये राजनीतिक अधिकार। तो सारे लोगों को याद रखना। ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 केवल राइट है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केवल 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 9वां देखिए, लोकसभा के कार्यकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। बी,
एक बार में 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सी, आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 1 वर्ष तक के लिए। और डी, आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 2 वर्ष के लिए। आपातकाल की घोषणा के समय, केवल आपातकाल की घोषणा के समय 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है इसका कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल और विधानसभा का कार्यकाल, दोनों का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के बाद उसी तरीके से पुनः पारित करके फिर से 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, फिर से 1 वर्ष तक, अनगिनत, इसका कोई ये नहीं है, 1 साल करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल। देखो, जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब जैसे कि 8 नवंबर को बढ़ाया गया, 8 नवंबर 2022 को लोकसभा का कार्यकाल 8 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। लेकिन यहां पर आप देखो 1 जनवरी 2023 को आपातकाल के समय, देखो यहां पर कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, लेकिन आपातकाल 1 जनवरी 2023 को समाप्त हो गया। तो आपातकाल की समाप्ति से केवल 6 माह तक ही ये कार्यकाल, बढ़ा कार्यकाल रह सकता है। मतलब 1 साल के लिए आप कार्यकाल को बढ़ा तो दिए लोकसभा और विधानसभा का, लेकिन 1 साल के लिए जिस दिन आप बढ़ाए उसके जस्ट 2 महीने के बाद क्या हुआ, आपातकाल समाप्त हो गया। तो आपातकाल की समाप्ति के केवल 6 माह तक ही वो बढ़ा हुआ कार्यकाल रहेगा, 1 साल तक नहीं रहेगा। फिर तो 2 महीना बाद आपातकाल समाप्त हुआ और 6 महीना और रहेगा आपका जो बढ़ा हुआ कार्यकाल है, मतलब 6 2 8 महीना ही रहेगा, फिर 1 साल नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें, आपातकाल वाला वीडियो अभी भी डला हुआ है, चैनल पे जाके देख लेना, वहां पे डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर इससे ज्यादा डिटेल में नहीं डील कर रहा हूं। इसका सही आंसर होगा, आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, फिर से 1 वर्ष तक के लिए, फिर से 1 वर्ष तक के लिए, ऐसे कर करके बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, कोरम गणपूर्ति के लिए, 10वां नंबर क्वेश्चन देखो, कोरम गणपूर्ति के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य अवश्य होनी चाहिए। कोरम क्या होता है लोकसभा में? लोकसभा में कोरम होता है 1/10, कुल सदस्यों का 1/10, और राज्यसभा में भी सेम होता है, कुल सदस्यों का 1/10। लोकसभा में कुल सदस्य कितने भाई, कितने? 550, और प्लस 2 तो नॉमिनेट किए जाते हैं। राज्यसभा में उसी तरीके से 250 अगर बोले अपन, 250 माने, ठीक, 250 है, 252 भी मान सकते हो आप, 250 है ना, तो 250 ये 250 यहाँ, 550 यहाँ, तो 1/10 इसका गिनो। मतलब लोकसभा में कोरम कितना होना चाहिए? 55, और राज्यसभा में 1/10 इसका गिनो अगर, तो राज्यसभा में कोरम कितना होना चाहिए? 25। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कोरम गणपूर्ति के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य होने चाहिए, जो कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा गलत है, पहला। दूसरा, लोकसभा या राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी केवल बराबर की स्थिति में मतदान कर सकता है। भाई मत बराबर, देखो लोकसभा, ये जो कोरम होते हैं ना, उसमें अध्यक्ष शामिल नहीं होता है, अध्यक्ष शामिल नहीं होता इस कोरम में। उपस्थित लोग होते हैं, उसमें से 1/10 होता है। तो अच्छा, सारे लोग शामिल होते हैं इसमें, ठीक है, इसको छोड़ देना। देखो लोकसभा राज्यसभा पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष, तो लोकसभा में पीठासीन अधिकारी केवल उस समय मतदान करता है जिस समय मत बराबर हो जाता है। कोई भी निर्णय कैसे लिया जाता है, सदन में निर्णय कैसे लिया जाएगा? उपस्थित तथा मतदान करने वालों का आधे से अधिक, 50% + 1, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक लोगों से कोई भी निर्णय लिया जाता है। ठीक, तो अब पीठासीन अधिकारी, जब दोनों साइड 50-50% है, तब पीठासीन अधिकारी केवल एक निर्णायक मत देगा। सामान्य कंडीशन में पीठासीन अधिकारी अपना मत नहीं देता है। यहीं अगर कहीं आपका लोकसभा अध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए यहां पर पेच फंसता है, याद रखना, दिक्कत होता है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष के लिए, मतलब महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, हटाने की कार्यवाही शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके लिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसको हटाने की कार्यवाही चल रही है, तो लोकसभा अध्यक्ष मतदान दे सकता है, उसमें मत दे सकता है, मतदान कर सकता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जिस समय उसको हटाने की कार्यवाही चल रही है उस समय अध्यक्ष नहीं है, इसलिए वो मत दे सकता है। लेकिन यहीं पे राज्यसभा अध्यक्ष यानी राज्यसभा सभापति जो होता है, अगर उसके खिलाफ पद से हटाने की कार्यवाही चल रही है, तब उस समय ये मत नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? अपने पक्ष में मत क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये तो सदस्य ही नहीं होता राज्यसभा का। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य होता ही नहीं है।
समझ गए? इसलिए ये मत नहीं दे सकता। लेकिन लोकसभा का सभापति यानी अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का सदस्य अपने बीच से चुनते हैं, तो लोकसभा का सदस्य होता है, इसलिए वो मतदान दे सकता है अगर उसको पद से हटाने की कार्यवाही चल रही है तब। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो दूसरा ऑप्शन तो यहां पर मतदान कर सकता है, ये सही है, पहला ऑप्शन गलत है, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, ये राइट आंसर। 10वां का आंसर आ जाएगा बी केवल 2, बी केवल 2। तो सही कथन पूछा है बी केवल 2। तो मुझे उम्मीद है कि इन 10 क्वेश्चन को मैंने बहुत कम, अब देखिए आप 10 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं, लेकिन 10 के जगह आपको मैंने 40 कंसेप्ट बता दिया है। यहाँ पर कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मैं एक सवाल से संबंधित कई चीज़ें आपको पूरा थ्योरी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा एमसीक्यू सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं वो। अगर आप लोग ऐसी एमसीक्यू सीरीज और चाहते हैं तो मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छे कंटेंट ला सकूं। अल्टरनेट डेज पे आपका एमसीक्यू सीरीज़ आ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पिछला अभी जो एमसीक्यू सीरीज़ का पीडीएफ जो नहीं डाला था वो टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, और इसका पीडीएफ कल डलेगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन।